नमस्कार दोस्तों। इन ऊंची ऊंची दीवारों को देखकर किसी को भी लगेगा कोई किला है। बड़े बड़े गेट और ऐसे गेट राजस्थान में मैंने कई जगह ऐसे गेट और ऐसी ऊंची दीवारों के भीतर किला देखा है। राजे रजवाड़ों का किला। इस देश में राजे रजवाड़े अब हैं नहीं। जो किला ऐसे बने हैं वो 100, 200, 400 साल पुराने किले हैं। किसी किले को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, किसी किले को होटल में तब्दील कर दिया गया और कुछ में जो राजे रजवाड़ों के वारिस हैं वो रहते हैं। लेकिन जब मैं कल यहाँ आया, सिरसा जो हरियाणा की एक इलाका है, जिला है, तो मैं इधर से गुजर रहा था तो देखा विशाल ये महल, चारों तरफ से ज़बरदस्त ऊंची ऊंची दीवारें और आगे बढ़ने पर दिखा बीच में महल का डोम। तो एक दिलचस्पी हुई कि ये क्या सिरसा के राजा का है, किसी राजघराने का है, कब का महल बना हुआ है। और आम तौर पर जो महल होते हैं कई बार जर्जर हो चुके होते हैं, बाहरी दीवारें मेंटेन नहीं होती है। लगा ये तो बहुत मेंटेन एकदम लग रहा है, जैसे हर साल को इसकी बहुत ज़बरदस्त मेंटेनेंस करता हो। तो मैंने रुक कर वहाँ किसी से पूछा कि ये महल किसका है। तो बताया कि सर ये महल सिरसा के विधायक, हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक, जो पहले 2009 में निर्दलीय विधायक भी रहे, चर्चित भी रहे, विवादास्पद भी रहे, जेल में भी रहे, गोपाल कांडा का है। गोपाल कांडा नाम तो आपने जरूर सुना होगा अगर हरियाणा की राजनीति में आपकी थोड़ी भी दिलचस्पी है। तो मेरी दिलचस्पी हो गई कि इस दौर में कोई विधायक या नेता इतने बड़े महल में बना रहा है, तो महल कब बना, महल बनवाया गया तो उसके पीछे क्या मंशा थी, और क्या गोपाल कांडा ने इतनी दौलत कमा ली कि इतना बड़ा महल सिरसा में शहर के बीचों बीच बना लिया। और अगर महल बनाकर किसी नेता को उसमें रहने की हसरत है, ऐसी ऊंची चार दीवारियों के भीतर, मेरे ख्याल से इसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट होगी। ये जो दीवार है 30 फीट और वो गेट है हो सकता है 40 फीट ऊंचा या ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस नेता की, उस विधायक की क्या मानसिकता होगी, कितनी दौलत होगी, किस तरह की राजनीति करता होगा, और क्या ऐसी वजह है कि हर वक्त रेलिवेंट बना रहता है, चाहे वो निर्दलीय रहे, चाहे वो अपनी पार्टी बनाकर जीते, चाहे ना जीते, चाहे जेल में रहे, चाहे जेल से छूट कर आए, चाहे उस पर किसी एयर होस्टेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगे, उस आरोप में 18 महीने जेल में रहे, जेल से छूट कर आए, ये अलग बात है, बरी होकर आया, उसके बाद वो पॉलिटिकली इतना रेलिवेंट रहे कि बीजेपी उसका समर्थन चाहे और आज भी बीजेपी से उसके रिश्तों की बात हो। और जहां मैं हूं अब आया, ये विशाल गेट है, गेट के ऊपर अभी भी बीजेपी का झंडा लगा है, झंडा झुका हुआ है, हवा नहीं चल रही है, बीजेपी का झंडा है। पार्टी इनका हरियाणा लोकहित पार्टी है। और खास बात, सिरसा की जिस सीट से गोपाल कांडा दूसरी बार फिर जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार मतलब 2009 में जीते थे, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, 19 में अपनी पार्टी से बीजेपी ने यहां से अपने उम्मीदवार को हटा लिया है। मतलब बीजेपी 90 में से एक सीट कम पर चुनाव लड़ रही है। अब जरा सोचिए, गोपाल कांडा की अपनी पार्टी, उनकी पार्टी या वो जीत जाए इसलिए बीजेपी ने मैदान छोड़ दिया। उम्मीदवारी के बाद गोपाल कांडा ने एक बयान दे दिया था जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ, सफाई देनी पड़ी। गोपाल कांडा ने एक इंटरव्यू में कहा, एक रिपोर्टर से जब उनसे पूछा गया, और उनका गठबंधन गोपाल कांडा का अभय चौटाला की पार्टी के साथ है और अभय चौटाला का गठबंधन बीएसपी के साथ है, उनसे जब पूछा गया तो कि आप क्या करेंगे चुनाव के बाद, उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी, हमारी जितनी सीटें आएगी। तब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी को समर्थन की ज़रूरत होगी तो देंगे, उन्होंने कहा हम बीजेपी को समर्थन देंगे। जवाब अभय चौटाला ने दिया कि नहीं, गोपाल कांडा का यह बयान गलत है, हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, ये बयान वो गलत दे रहे हैं। फिर गोपाल कांडा ने सफाई दे दी। लेकिन ये गोपाल कांडा है कौन? जैसा कि मैंने कहा, इतनी दौलत कहाँ से आई? यहाँ पता चला, मैं जब गूगल सर्च किया तो पता चला उनकी म्यूजिक की कोई दुकान हुआ करती थी 90 के दशक में, जूते की कोई दुकान हुआ करती थी, फिर जूते की फैक्ट्री बना ली उन्होंने। म्यूजिक की दुकान थी तो जुपिटर म्यूजिक होम उसका नाम होता था, 100 रुपये चंदा भी करते थे। और आज इतना बड़ा महल बनाकर रह रहे हैं और उस महल के ऊपर बीजेपी का झंडा आज भी है। तो क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये दौलत कैसे आती है और ये ताकत कैसे आती है, इसी सब को समझने के लिए और इसी बहाने
सिरसा की राजनीति भी। सिरसा वो इलाका है जो चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और उनकी राजनीति का गढ़ रहा है, क्योंकि इसी जिले में उनका घर है, चौटाला गांव है, तेजाखेड़ा फार्म है, और इसी इलाके में सिरसा जिले की एक सीट से अभय चौटाला लड़ रहे हैं, एक सीट से दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला लड़ रहे हैं, एक सीट से अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला लड़ रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प लड़ाई। और दिलचस्प एक बात और है, गोपाल कांडा का जो मुकाबला है सिरसा में, वो गोकुल सेतिया से है, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 600 वोटों से हार गए थे। उसके पहले 2014 में उनकी मां बीजेपी से चुनाव लड़ी थी, वो हार गई। सामने गोकुल सेतिया का भी फार्म हाउस है, रिजॉर्ट है, या इसके भीतर भी कह रहे हैं महल है। तो जरा ये सब बात करने के लिए दो खास मेहमानों को हमने यहां बुलाया। आप अपना नाम और परिचय खुद बताइए। सुरेंद्र भाटिया साहब। मैं सुरेंद्र भाटिया। आइए इधर आइए आप। हाँ, आप मेरे इधर आ जाइए, हम लोग इधर। हाँ, पल पल मेरा न्यूज़पेपर है 15-16 साल से, और मैं 40-45 साल से पत्रकारिता में हूँ। और सिरसा के रग रग से वाकिफ हैं, सही है? हाँ जी। और इससे भी वाकिफ होंगे, इस महल की राजनीति से और महल के भीतर रहने वाले किरदार। हमारे सामने बना है, हमारे मित्र हैं पुराने। हाँ, और ये जीएस मान साहब। जी, मैं सिरसा न्यूज़ का संचालक रहा हूँ और हाँ। सबसे पहला वेब पोर्टल था यहाँ का। हाँ। और अभी भी उसी का काम है। तो सबसे पहले तो मेरी दिलचस्पी ये हुई कि भाई इनको लेकर गोपाल कांडा के सामने से बीजेपी ने उम्मीदवार विड्रॉ कर दिया, फिर ये बयान से पलटे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, या जो भी हुआ। लेकिन अभी उसके ऊपर बीजेपी का झंडा ऊपर देख रहे हैं, है तो उन्हीं का किला ना गोपाल कांडा? हाँ, बिल्कुल। गोपाल कांडा और गोविंद दोनों भाई यहाँ रहते दोनों भाई रहते हैं। गोविंद कांडा भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बीजेपी का झंडा अभी भी है, इसका मतलब? एक ट्विस्ट है ना, गोविंद कांडा बीजेपी का मेंबर है। ओह, अच्छा अच्छा, ये ट्विस्ट है। एक ही घर में दो किरदार हैं, एक घोषित एक अघोषित। लेकिन जब इन्होंने धवल कांडा को घोषित किया था हाँ। हलोपा से रानिया में, हाँ। जिससे चौधरी रंजीत सिंह नाराज हुए, हाँ। तो हलोपा के बोर्ड के ऊपर गोविंद कांडा का फोटो था। हाँ। तो वो भी हमने कवर किया था। वैसे देखो, वो आजकल जो कुछ भी राजनीतिक पार्टियों में हो रहा है, एक घर में दो किरदार हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन ये तो कई किरदार हैं ना। यहाँ तो जैसे आप भी, हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए का भाग है। गोपाल कांडा खुद एनडीए का भाग है। जब एक विधायक वाले जो गोपाल कांडा हैं, जब मोदी जी का शपथ पत्र से पहले जब वो चुने गए, तो वो फर्स्ट रो पे थे, बैठे हुए थे। तो एनडीए का 2 दिन पहले तो एनडीए कहते थे। लेकिन यहाँ की इक्वेशन ऐसे बन गई, जब गोकुल सेतिया कांग्रेस में चले गए तो उन्हें इनेलो की सपोर्ट लेना जो है ना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि गांव में इनेलो का वोट बैंक है। क्योंकि हमारे साथ सिरसा के साथ 31 गांव लगते हैं, जहां 15,000 के लगभग ऐसा वोट है जो इनेलो का वोट है, वो गोकुल को ट्रांसफ़र होता है या गोपाल को होता है। इसलिए उन्होंने इनेलो के साथ आए। और दूसरा, दोनों सीटों पर जहां पे अभय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनकी प्रेस्टीज है, एलनाबाद और रानिया में, दोनों जगह पर गोविंद कांडा ने चुनाव लड़ा। और पिछली बार तो अभय सिंह चौटाला के सामने बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 65,000 वोट लिए और 71,000 वोट लेके नहीं, गोविंद कांडा। अच्छा, गोविंद कांडा ने जब इलाहाबाद में चुनाव लड़ा, किसानी आंदोलन पर, 2021 के उपचुनाव की बात कर रहे हैं, जब त्याग पत्र दिया था किसान आंदोलन के पक्ष में, और उसके बाद जब वो हुआ तो उपचुनाव हुआ, तो उसमें 65,000 वोट गोविंद कांडा को मिले। ठीक है, तो वोट बैंक तो उनका भी है। ठीक है, तो इसलिए उनसे मजबूरी थी। अभय सिंह चौटाला को अपनी दोनों सीटें जीतने के लिए कांडा ब्रदर से, और कांडा को अपनी सीट जीतने के लिए उनसे समझौता करना। अब ठीक है, पॉलिटिकल बात करने से पहले जरा मेरी जिज्ञासा, चूंकि इनमें बहुत है गोपाल कांडा में, ये बताइए महल कब बना है? कुछ आइडिया? ये है 15-16 साल से। 15-16 ये 2004 में जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, तो उन दिनों ये महल बना था। तो महल में गए अंदर आप? नहीं, आते जाते रहते हमारे तो मित्र हैं। अंदर जो बाहर से जाते हुए दिखता है, बड़ा सा डोम है, और जैसे होता है महल में, तो नहीं है। अच्छा, मतलब सबसे बड़ा मकान माना जा सकता है, और इस इलाके का, पूरे इस इलाके का सबसे बड़ा। कई एकड़ में है क्या? नहीं है, 4-5 एकड़ में। 5 एकड़ में महल है। तो ये महल बनाने के पीछे नेताओं की ऐसी मंशा, पहले ये बताइए इनका थोड़ा बैकग्राउंड गोपाल कांडा का, जो मैं गूगल सर्च करके देखा
कि कोई म्यूजिक की दुकान चलाते थे 90 के दशक में, जुपिटर म्यूजिक होम, फिर जूते की ये दुकान, फिर इनका जो देखो 95 तक ये आम एक साधारण व्यापारी थे सिरसा के। हाँ 95 में ये जैसे गुड़गांव में शिफ्ट हो गए और रियल जो नहीं, ये म्यूजिक की दुकान है, जूते की दुकान जूते की दुकान तो ग्लोरियस शू के नाम से इनकी फैक्ट्री भी थी ओके। और वो दुकान भी थी सारिया बाजार में, जो इनका ऑफिस है वो इनकी दुकान हुआ करती थी। इसमें सबको पता है और वो इससे इनकार भी नहीं करते। हाँ? वो इससे इनकार स्वयं भी नहीं करते। वो जो तथ्य है उसमें वो है ही है। हाँ। लेकिन वो रियल स्टेट में जब चले गए 95 में गुड़गांव डेवलप हो रहा था, तो तब वहाँ से पहले जो मतलब रियल स्टेट से जो पैसे इन्होंने कमाने चालू किए, फिर किस्मत के धनी थे तो पॉलिटिकल कनेक्शन के धनी थे, जो शायद आप नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें ये भी कनेक्शन तो बाद में आया। नहीं, जो कहा जाता है कि चौटाला परिवार के भी नजदीकी हो गए जब चौटाला देखो चौटाला सरकार जब आए तो उनके नज़दीकी तो जब रियल स्टेट में पैसा कमा लिया है, और उसके बाद चौटाला साहब जब 2000 से 2004 के चुनाव में हिसारिया यहाँ जो भगत सिंह चौक है, चौटाला साहब को नोटों से इन्होंने तोला था, पद्म जैन चुनाव लड़ रहे। अच्छा, तो ये देखो वो उनके संपर्क में तो आ ही गए। और ये जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, पैसा कमाने के बाद राजनीति में जाता है, तो वो राजनीति कनेक्शन फिर राजनीति में आके जम के कूटता है, तो वो है ही है। फिर ये हमारी देश की असली हिस्ट्री यही है। मान साहब ये बताइए, हम थोड़ा सिरसा की राजनीति पर बात करने से पहले जरा गोपाल कांडा से, तो हम लोग दिल्ली में इनका नाम आइए अभी बात ही कर रहे हैं हमने पहली बार इनका नाम तब सुना था, थोड़ा सामान्य ज्ञान कमज़ोर भी हो सकता है, पहली बार नाम तब सुना जब ये MDLR एयरलाइंस को लेकर एक एयर होस्टेस ने, गीतिका शर्मा ने आत्महत्या की, तब नाम सुना। उसके बाद कुछ दिन बाद उनकी माँ ने भी आत्महत्या की और सीधे सीधे चिट्ठियाँ ऐसी लिखी गई कि उसके लिए जिम्मेदार थे। तो उस समय लगातार हम लोगों ने सुना कौन है गोपाल कांडा, जिसने अरबों कमाए, एयरलाइंस शुरू किया। उसके बाद पकड़े गए, भागे, छिपे, पकड़े गए, जेल में रहे। 18 महीने बाद रहस्यमय ढंग से, बड़े सरप्राइजिंग ढंग से वो बरी कर दिए गए। उनके बरी करने के बाद फिर गीतिका शर्मा के भाई ने, सबके बयान है फादर के, कि उनको शौक लगा जो। तो हमने उस दौर में नाम सुना। जरा इनका बैकग्राउंड इस तरह से कि ये इतना बड़ा आदमी कि इतनी बड़े महल में बना के रह रहे हैं, और हरियाणा के जो टॉप 3 हैं बहुत ही मालदार नेता, उसमें से एक हैं। जी भाटिया साहब एक बात मिस कर गए थे कि कांडा साहब के जो पिताश्री थे, हाँ। वो यहाँ के लीडिंग एडवोकेट थे, हाँ। मुरलीधर कांडा जी, और RSS की पृष्ठभूमि से आते थे। एक बार चुनाव भी लड़े थे बावन में। बावन में, लेकिन हाँ। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ जल्दी हो गई थी जब ये दोनों भाई बाल अवस्था में थे। हाँ। और इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इनका बचपन तो संघर्ष में ही था। हाँ। लेकिन जैसी फैमिली बैकग्राउंड थी तो कुछ तो कॉन्टेक्ट्स इनके रहे होंगे, हाँ। और किसी ना किसी ने हाथ इनका पकड़ा होगा। उसको रहते इन्होंने धीरे धीरे तरक्की करी। और जैसे कि भाटिया जी ने बताया कि जब गुड़गांव में रियल इस्टेट का बूम आ रहा था, तो तब ये चौटाला साहब के साथ भी थे, बाद में भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ भी रहे। तो इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को भांपा और उसको कैश किया। उसमें आमतौर पे कैश किया ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ, इन कैश किया। हाँ, उसमें आमतौर पे कोई ऐसा इन पे करप्शन का चार्ज उन दिनों में भी नहीं था। हाँ। कि सरकार, देखिए सरकार के जो साथ है उन्हें अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम पॉलिसीज का तो पता लग ही जाता है कि जी। और लैंड का बहुत बड़ा खेल होता है, जो गुड़गांव का जिक्र कर रहे हैं। किसी ने लैंड ली, उस कौड़ियों के भाव 100 गुना रेट पर 5 साल बाद वो लैंड बिक गई। अगर आपको पहले से आभास है कि यहाँ पे कुछ बनेगा और आप वहाँ पे एक साधारण मूल्य पे कुछ भूमि लेते हैं और वहाँ वो बन जाती है, तो देखिए आपकी किस्मत में एकदम से इजाफा होता है। हाँ। ज़्यादा बातें यही हैं, चाहे ठीक है कि गॉसिप सर्कल में कुछ भी चलता हो, हाँ। प्रॉपर्टी में जहाँ भी ये हाथ लगाते हैं अब भी और तब भी वो सोना हो जाती है। तो ये जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई, तो ये क्या सोच के बनाया होगा भाई? आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो बहुत शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं, और ये लगता है इनको शो ऑफ की फितरत है, तभी इन्होंने एयरलाइन शुरू कर दी, इतनी बड़ा किला बना जी दिया। हाँ, इसके अलावा इनका गोवा में काफ़ी बड़ा बिजनेस है, कैसीनो है उधर, कैसीनो भी है। दिल्ली में शायद एक होटल भी इन्होंने बनाया था, मुझे नहीं मालूम कि
इन्हीं के नाम से है या अलग से है। तो देखिए और मतलब देखिए बहुत धंधी हैं। इसमें भी अगर ये है तो अगर इनके जैसे मैंने पिता बताया अच्छे लीडिंग थे, नहीं नहीं लीडिंग होंगे, लेकिन वो सब कमाया नहीं, हुआ तो नहीं, इनका है ना। इनका कमाया ना, तो हाँ। कहीं ना कहीं ये कुंठा रही होगी कि मैं एक छोटे से घर में या बाजार हाँ। की बीड़ी गली में हाँ, क्यों और रहता हूँ। म्यूजिक शॉप जो आदमी जी हाँ। जुपिटर म्यूजिक शॉप चला रहे हो, सेलिब्रिटीज के साथ इनके संबंध रहे हैं, बॉम्बे में आना जाना रहा फिल्म है, स्टार्स वगैरह। तो वो चमक दमक की दुनिया इन्होंने वहाँ की देखी है। हाँ, शायद तो ये सब महल, पैसे के दम पर हो ये जाता है। महल तो छोटा ही रहता होगा अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें, तो इन्होंने उसका एक नमूना अपने लिए भी बनाया कि लोग आए तो इधर से देखता जाए कि ये महल किसका देखिए, है। आप भी आए हैं तो नहीं नहीं, मैं आपने- कल गुजर रहा था, मैंने गाड़ी रोकी कि भाई ये महल किसका है। मुझे लगा कि यहाँ सिरसा का पुराना महाराजा होगा, हाँ। उनका होगा। फिर कहा नहीं नहीं, ये तो नए महाराजा का है। और इनके साथ ही क्योंकि तारा बाबा कुटिया भी है, हाँ। और ये अक्सर कहते हैं कि हमारे पर कृपा जो है वो बाबा तारा की है, और उसकी वजह से ही ये सब कुछ हमारा जो है किस्मत जो है अच्छी बनी। अब ये बताइए गोपाल कांडा की शख्सियत कि भाई एक शख्स 2009 में जब निर्दलीय जीतता है और उसके बाद जीत के हुड्डा सरकार को समर्थन देता है और मंत्री बन जाता है, शायद गृह राज्य मंत्री, अगर मुझे ठीक से पोर्टफोलियो याद है, बिल्कुल, जिससे उनको इस्तीफा देना पड़ा था गीतिका शर्मा खुदकुशी केस के बाद। तो उसके बाद फिर वो हारता है एक चुनाव 2014 का, 19 में फिर जीतता है, अपनी पार्टी बनाता है, जेल से आने के बाद जीतता है, और जीतता है तो बीजेपी को समर्थन देने के लिए पता चला हेलीकॉप्टर से 3 निर्दलीय को लेकर ये सब कर रहे थे 2019 में, और बीजेपी के सपोर्टर भी रहे। और उसके बाद अभी ऐसा क्या खास है गोपाल कांडा में कि बीजेपी ने उनके लिए एक सीट छोड़ दी और उम्मीदवारी दावेदारी छोड़ दी, और दोनों में से कोई कहने को तैयार नहीं है कि हमने क्यों चुनाव करें, हम मांगे नहीं। इनका एक बयान था कि हमने तो मांगा नहीं समर्थन, उन्होंने खुद छोड़ दिया। ऐसा है जी। ये क्या है शख्सियत में जादू? नहीं, इस शख्सियत में कोई जादू नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सूखा है। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा जिला में एक भी सीट ना तो अब जीतनी है, ना पिछली बार जीते थे, ना 19 में जीते थे। केवल 1996 में गणेशी लाल जी जीते थे, तब बंसी लाल जी के साथ गठबंधन था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है, गोपाल कांडा जीते, अभय सिंह जीते, रंजीत सिंह जीते, वो कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा है कांग्रेस कैसे हारेगी। तो ये बात जो जिन लोगों ने, ये चाहे समर्थन की बात कहें या ना कहें, जिस कैंडिडेट ने, रोहतास जांगड़ा ने नाम वापस लिया, उनका भी यही कहना था भी हमारा मकसद कांग्रेस को हराना है। अब कांग्रेस का कांडा को समर्थन देके कोई मर्जी, कोई जीते, समर्थन लेके आ रहा है। जेजेपी जीते, बहुजन समाज पार्टी जीते, इनेलो भाई जीते, साहब आप हट जाइएगा जरा। हाँ। इनेलो जीते, कोई भी जीते, हाँ। उनका मकसद है कांग्रेस के एमएलए तो इनके साथ जाएंगे नहीं। हाँ। दूसरे छोटी पार्टियों के एमएलए और आज़ाद एमएलए तो उनके साथ जा रहे हैं। अब अमित शाह इतने बड़े चाणक्य हैं, तो क्या उनको ये नहीं पता हमारी स्थिति क्या है प्रदेश में? तो उनके लिए हंग असेंबली लेके आना और 30-35 सीटें अपनी लाना, 10-15 सीटें छोटे दलों की लाना, ताकि सरकार हम बना पाएं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल यहाँ से, यहाँ तो नाम वापस ले लिया, बाकी 4 में से 3 डम्मी उम्मीदवार हैं। अच्छा, वो भी है? बिल्कुल है। चौधरी रंजीत सिंह जीते, चाहे अजय मतलब अर्जुन जीते, हाँ। इन दोनों में से वो बीजेपी में जाएंगे, साथ जा सकते रानिया हैं, की बात कर रहे हैं रानिया में। हाँ। और इसी प्रकार डबवाली में अगर आदित्य जीतता है, आदित्य को अभी उन्होंने चेयरमैन बनाया था, 10 साल तक बीजेपी ने रखा था। तो ये सारी गेम प्लान देखो, राजनीति दल सुबह कहीं, दोपहर को कहीं, शाम को कहीं। आया राम गया राम की हमारी धरती है, तो यहाँ एक दिन में 3 बार दल बदलना। आया राम गया राम कहावत की शुरुआत मुहावरे की हरियाणा से हुई थी, भजनलाल का दौर था ना, नहीं गया, माफ करें, 60 का दशक था, गया राम ही थे नाम। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, हाँ। तो गया राम जी जो थे, वो वर्तमान उदय भान जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी थे। उन्होंने 3 बार एक दिन में बदला था। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था ये गया लाल अब आया लाल हो गया, तो उससे ये कहावत बनी, आया लाल गया लाल, और फिर आया राम गया राम हो गया। तो ऐसे करके जो है ना जी, ये कहावत है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है भी एनडीए का हिस्सा थे गोपाल, उसके बाद लोकदल का हिस्सा बहुजन का बन गए, फिर उन्होंने कह दिया जी हमारा कोई मतलब नहीं है एनडीए से, हमारा बीजेपी का समर्थन नहीं है। ये तो बीजेपी बेचारी फंस गई, उन्होंने नाम वापस ले लिया। नाम ना वापस लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी वो डम्मी थे। अब एक चीज़ और, जैसे मैं एक जगह कल गया, अभी बात कर रहे हैं हम एक एससी बस्ती में,
तो वहाँ बहुत सारे लोग मिले और भी कुछ बस्तियों में गया, तो कुछ चर्चा कर रहे थे कि बहुत पैसे भी खर्च होते हैं यहाँ चुनाव में और एक एक वोटर के हिसाब से भी पैसे दिए जाते हैं, ऐसा भी बहुत जगह लोग कह रहे थे। कई बस्ती में गया, कई जगह ऐसे, तो ऐसा भी होगा तो जिसके पास इतना बेशुमार दौलत हो, पैसा हो, तो पैसा भी खर्च करेगा चुनाव में। जी, सिरसा की बात करें तो ये कृषि के पृष्ठभूमि में एक समृद्ध इलाका है। हाँ, और क्या आता है? मतलब मजबूत इलाका है कृषि को देखते हुए, हाँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग इलाका है। हाँ, और यहाँ पैसा तो सरपंच और पंच की इलेक्शन में भी बेशुमार खर्च होता है। अच्छा, और देखिए आगे एमएलए हैं, एमपी हैं, एमपी हैं, चेयरमैन हैं, तो निस्संदेह न केवल ये, हर नेता कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से, अगर मैं कुछ वोटों से कम हो रहा हूँ तो मैं उसको किसी न किसी प्रलोभन से अपनी तरफ खींच लूँ। और ये देखिए, इन चीज़ों की पुष्टि तो कोई है नहीं, लेकिन ये बिल्कुल जग जाहिर है कि इस तरह का प्रयोग पूर्व में भी हुआ है और इस दफ़ा भी लगता है कि होगा। अब यहीं रुकिएगा आप दोनों, मैं सिर्फ ये तस्वीर दिखा के आ रहा हूँ, एक सेकंड इधर आए, यहीं रुकिएगा। अब जैसे जो गोपाल कांडा का मुकाबला है वो गोकुल सेतिया से है, जिनका जिक्र मैंने इंट्रो में किया। ये जैसे सेतिया, गोकुल सेतिया का कहते हैं, इसके भीतर उनका भी पैलेस है, गोकुल सेतिया रिजॉर्ट है और ये इनका दरवाज़ा है। अब ये भी कई एकड़ में फैला हुआ है, ये बहुत विशाल परिसर है। मैं वहीं रुकिएगा, बस आ रहा हूँ, आइए एक मिनट। ये गोकुल सेतिया का परिसर है, पीछे इनका रिजॉर्ट है और इसी में पीछे वो रहते हैं, सेतिया ऊपर लिखा हुआ है। और दिलचस्प बात है कि दोनों का जो महल है या परिसर है या जो भी कहें, बिल्कुल आमने सामने है और ये दोनों में आमने सामने रहते हैं, दोनों इस चुनाव में टकराने वाले हैं। ये पूरा कैंपस उनका गोकुल सेतिया का है, जिनकी माँ 2014 में बीजेपी से चुनाव लड़ी थी। तो आप जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के इस मुकाबले में किसका जोर ज़्यादा चलने वाला है और क्या स्थिति दिख रही है। इसलिए किसकी बड़ी भाई साहब आप जरा एक मिनट हट जाइएगा जरा, किसकी क्या स्थिति दिखती है। अब जैसे गोकुल सेतिया है, इनका भी मैं बैकग्राउंड पढ़ रहा था कि इनके नाना शायद लक्ष्मण दास अरोड़ा वो 9 बार शायद चुनाव लड़े थे और 5 बार जीते थे। जनसंघ से शुरुआत की थी, बीच में निर्दलीय लड़े, 2 बार शायद कांग्रेस से लड़े, हारे भी उनके नाना, और उनकी माँ 2014 में लड़ी। अब ये दिलचस्प है कि दोनों का आमने सामने, इसमें इनका ये होटल टाइप का रिजॉर्ट है, क्या है? रिजॉर्ट है, ये मैरिज पैलेस है और हाँ। ये दोनों में अंतर है। हाँ, ये पुश्तैनी अमीर है, हाँ, इनके नाना से प्रॉपर्टी नहीं है ये। और इनकी अमीरी नई है। हाँ, नहीं वो है, ये 90s के बाद आए। हाँ। और ये जो हैं, इनके जो दादा थे संसार भूषण सेतिया, हम्म, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे कॉटन के। अभी ये सिरसा में भी इनकी इंडस्ट्री थी, एलनाबाद में भी थी और उसके अलावा फतेहाबाद में भी थी। तो ये कोई कह दे भी नाना की प्रॉपर्टी है, नाना की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लक्ष्मण दास अरोड़ा जी की वो लेगेसी, पॉलिटिकल लेगेसी तो है, प्रॉपर्टी की जो लेगेसी है वो उसके अपने परिवार की है, दादा की है। वो मुक्तसर पंजाब से आए थे, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे और पिछले 60-70 साल से सिरसा और एलनाबाद में ये बसे हुए हैं। ये हाँ। प्रॉपर्टी, यहाँ भी कॉटन मिल थी पहले। ओके। कॉटन मिल को इन्होंने रिजॉर्ट में बदला क्योंकि कॉटन मिलें बंद हो गई। तो गोपाल कांडा तो बाद में आए, ये यहाँ पे आज से 50 साल से थे, गोपाल कांडा 30 साल पहले यहाँ आए। ठीक है, तो अब ये दोनों आमने सामने हैं, दोनों के महल, रिजॉर्ट और जो भी कहें, बिल्कुल। अब दोनों चुनाव मैदान में भी आमने सामने हैं, तो उसमें क्या स्थिति दिख रही है? स्थिति तो 2019 के चुनाव देख रहे हो ना, 602 वोटों से हारा गोकुल, और कड़ा मुकाबला था और निर्दलीय होके और वो लक्ष्मण दास के। यहाँ एक आपको जातिगत आंकड़े भी समझने होंगे। हाँ। यहाँ पंजाबी वर्सेस बनिया, हाँ। ये चलता आया है। और लक्ष्मण दास जी अरोड़ा एक बार नहीं 6 बार कांग्रेस से लड़े चुनाव। एक बार जनसंघ से जीते, एक बार इंडिपेंडेंट जीते, 3 बार कांग्रेस से जीते और 2 कांग्रेस के चुनाव वो हारे। 9 में वो कांग्रेस से गोपाल कांडा से हारे और 14 में वो जब आया तो इनकी बेटी वो शामिल होगी, क्योंकि उनको ये लगता था अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ आके ये कहा था गोपाल मेरा मित्र है। 14 में इसका इनको गुस्सा था और ये बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने इनको टिकट दी, वो हार गए। उन्होंने उस समय मक्खनलाल सिंगला लोकदल से जीते थे और वो भी शराब के व्यापारी थे, वो भी पैसे के दम पे जीते थे। वो गोपाल कांडा से जीते थे और तीसरे नंबर पे ये आए थे। तो ये तो उनका हो गया। और जब पिछली बार मुकाबला था, इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।
और तो अचानक कांग्रेस में आए एंड वक्त पे। नहीं, अचानक कांग्रेस के साथ सारा परिवार रहा है, सारे परिवार से संबंध रहा है। और कांग्रेस भी चाहती थी ये कांग्रेस में शामिल हुए और ये भी चाहते थे। और राजा वड़िंग जो है एमपी लुधियाना से, वो इनके क्लासमेट हैं, वो भी मीडियम बने और इन्होंने चाहे यहाँ इंडिपेंडेंट थे, राजा वड़िंग के चुनाव में जाके मदद करी वहाँ पे। तो अब क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुकाबले में? इस बार देखो कड़ा मुकाबला तो होगा, लेकिन गोकुल का अपर हैंड। आपको क्या लग रहा है? इधर जी आइए। हाँ, बिल्कुल। जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था तब कुछ अलग स्थितियां थी और गोपाल कांडा जी का अपर हैंड लग रहा था, लेकिन जो कल परसों से जो परिस्थितियां आपने कवर भी की हैं, जो एकदम थोड़ा इधर आ जाइए, एक्चुअली थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ। थोड़ा मैसअप हुआ है, हाँ। जो बयानबाजी हुई है, हाँ। उसके बाद उसका डिनायल भी हुआ है, उस सब का बेनिफिट जो है डेफिनेटली गोकुल सेतिया जी को मिल रहा है। और आज के दिन जो आंकलन है वो ये है कि गोकुल का सेतिया एज एन अपर हैंड, और वो काफ़ी अभी लीड उनकी शुरू हो गई है। और इन दोनों के लिए जो साथी हैं, इनके लिए डैमेज कंट्रोल के लिए काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं। तो उस आज के दिन ये है, आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बनती हैं, क्या नई डेवलपमेंट्स होती हैं, वो तो आगे चल करके देखा जाएगा। एक अगर ओवरऑल सिरसा की बात करें भाटिया जी, तो सिरसा अगर देखें तो गढ़ रहा है एक तरह से इन लोगों का किसी ज़माने में 2005 में, जैसे हालांकि कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली थी, लेकिन 2009 में कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिली, 14 में भी कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिली, 19 में कांग्रेस 2 सीटें जीती। सही है। तो अब अगर सिरसा का ओवरऑल आप आकलन करें इस बार, तो क्या दिखता है? सिरसा जिले की 5 सीटें, जिसमें डब्बाली भी है, जिसमें रानिया भी है। रानिया में मुकाबला अभय चौटाला के बेटे और रंजीत चौटाला जो उनके दादा लगते हैं उनके बीच है। डब्बाली में चाचा भतीजा के बीच है, दुष्यंत और आदित्य के बीच। ये इलाहाबाद का जिक्र हम लोग करते हैं। इस बार क्या दिख रहा है आपको? इस बार स्पष्ट 3-2 होने जा रहा है। 3 कांग्रेस के हक में, जिसमें डबवाली और कालांवाली और सिरसा आज के दिन, और 2 इनेलो के हक में। 3 कह रहे हैं आप? कालावाली, डब्बाली और डबवाली हाँ। और सिरसा, हाँ। ये 3 कांग्रेस के हक में ओके। और 2 इनेलो के हक में। अभी तक आज के दिन ये अपर हैंड है। हाँ। अब कल को मतलब रानिया और इलाहाबाद। हाँ, रानिया अर्जुन और चौटाला और अर्जुन चौटाला, क्योंकि अर्जुन चौटाला के मुकाबले चौधरी रंजीत सिंह बड़े नेता भी हैं, लेकिन उनके खिलाफ वही सत्ता विरोधी लहर है। कुछ उनकी व्यक्तिगत है, कुछ उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए फिर बाहर निकले, और कुछ पिछली बार भी एक नई रणनीति के तहत वो जीते थे। पूरे परिवार ने उनका साथ दिया था। इनेलो के उम्मीदवार डम्मी खड़े किए गए थे, अशोक वर्मा, जो 10,000 वोटों पे रह गए थे। और वो वहाँ पे यहाँ पे बीसी वोट है, एक बड़ा वोट बैंक है। अशोक वर्मा को भी ये लगता था भी मेरा बीसी वोट बैंक है और जाट वोट बैंक मिलके मैं जीतूंगा, लेकिन जो वोट बैंक चौटाला का था वो रंजीत सिंह को गया था। ओके। तो 2 सीट आपके हिसाब से इन लो, बाकी 3 कांग्रेस। बिल्कुल। हाँ, मतलब यहाँ भी आप अपर एज देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके हिसाब से गोपाल कांडा की मुश्किल। आपको क्या लग रहा है 5 सीटों में से? जी, 5 में से इलाहाबाद और रानिया में INLD स्ट्रांग है। हाँ। उनके जीतने के काफ़ी अच्छे चांस हैं। हाँ। और बाकी 3 सिरसा, कालांवाली और डबवाली, हाँ। इनमें से ये तीनों सीट कांग्रेस को जा रही हैं। हाँ। डबवाली में कंपटीशन होगा, यहाँ भी होगा। कालांवाली में तो कंपटीशन भी नहीं है। हाँ। जो शीशपाल केर वाला वहाँ रहे हैं, वो क्लियर मेजॉरिटी, बड़ी इजी विक्ट्री लेकर जाने वाले हैं, ऐसा अभी है। और लेकिन ये जो रानिया और इलाहाबाद में, रानिया में जैसे अभी बताया कि वीक कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के भी, सभी पार्टीज़ के। कंपटीशन अर्जुन में और चौधरी रंजीत सिंह में ही है, हालांकि वो भी एक कृषि आंदोलन से जुड़ा इलाका है। इसी प्रकार इलाहाबाद भी कृषि आंदोलन से जुड़ा इलाका है। जो कल के बयान हैं उससे कुछ ना कुछ वहाँ पे शंशा हुई है, और कहीं ना कहीं उसका आंशिक नुकसान, धूप आ रही, इधर आ जाए। हाँ। कहीं ना कहीं उसका आंशिक नुकसान INLD को भुगतना पड़ सकता है। हाँ। ये देखना होगा कि कितना स्पष्टीकरण चौधरी अभय सिंह दे पाते हैं पीछे। हाँ। और कितना वो क्लैरिटी से ये अपने आप को इस मैसअप में से निकाल पाते हैं कि मैं बिल्कुल इन लोगों से जुदा हूँ। हाँ। अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ और नुकसान हो सकता है। अच्छा, चुनाव के मुद्दे क्या हैं भाटिया जी? जैसे खेती किसानी होगा, बेरोजगारी होगा, हरियाणा में अग्निवीर बहुत चुने जाते थे,
नशा का बहुत बड़ा मुद्दा लोग बताते हैं सिरसा के लिए है, बहुत बड़ा इशू रहा नशा का, और हर पार्टी विपक्ष में रहकर नशा पर बात करती है और सत्ता में आने के बाद वो नहीं। तो क्या इशू है यहाँ का? नहीं, सबसे बड़ा इशू आपने बेरोजगारी, नशा हाँ। और एक झूठे वादे। हम्म। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब आई तो ऐसा लगता था कि पूरे देश को बदल देगी, भ्रष्टाचार मुक्ति कर देगी, स्मार्ट सिटी बना देगी और एमएसपी ले आएगी, किसानों के बड़े लंबे वादे किए गए, 15 लाख रुपए खातों में डाल देंगी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो हरियाणा में खास तौर पे, क्योंकि पूरे देश में तो मोदी जी की एक परसेप्शन पिछली बार बन गई थी, तो आएगा तो मोदी ही, लेकिन इस बार ये जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे, अग्निवीर भी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, 2 लाख सीटें आपके पास खाली हैं, आप उनको सरकारी नौकरी नहीं दे रहे। यहाँ एक नया अग्निवीर पैदा कर दिया कौशल विकास योजना के तहत, पीएचडी को आप 18,000 और 22,000 की नौकरी दिए हुए हैं, 1,20,000 को। जो नायब सिंह सैनी ने अभी 50 दिन में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, भाई इनको 1,20,000 को हम पक्का करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा सरकारी नौकरी देंगे। उसी रेट पे, जिस रेट पे बी क्लास पैसे दे रहे हैं वो है। अब आपके सामने ये खुदा हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है, विधायक जी 5 साल से रहे, गोपाल कांडा जी, उनके घर के सामने है। ये महीनों से ऐसा पड़ा है, पूरा शहर खुदा हुआ है। और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, अमृत योजना। 8 करोड़ से वो शुरू हुई थी और 37 करोड़ पे पहुंच गई। अब 40 करोड़ और जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो 8 सालों से कंप्लीट, 16 में आई थी, 24 हो गया। वो मतलब नीचे लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, लोकल विधायकों की, मंत्रियों की, और जो प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं। अब आदित्य, अब तो इनेलम हो गया, अब तो खुल के बोलेंगे। जब बीजेपी के मंच पे उन्होंने कहा था हमारी इतनी दुर्गति कर रखी है भी डीसी और एसपी स्वयं चुनाव लड़ लें, और उसके 3 दिन बाद उसको चेयरमैन बना दिया गया बीजेपी ने। तो वास्तव में वो धरातल पे जो बात आदित्य कह रहे थे, आदित्य जिला अध्यक्ष होते हुए भेडें लेकर नगर पालिका कार्यालय में भेडें लेके 100-150 भेडें लेके विरोध स्वरूप चले गए बीजेपी के अध्यक्ष होते हुए, क्योंकि कोई अधिकारी बीजेपी के किसी भी नेता की बात नहीं सुनता, ना लोकल लेवल पे ना ऊपर के लेवल पे। सबसे ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा हावी है, मैंने भी अपने 45 साल के पत्रकारिता के इतिहास में ऐसा नहीं देखा भी विधायक की नहीं सुन रहे। अनिल विज 2 नंबर के मंत्री थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मनोहर लाल जी से ज़्यादा सीनियर थे। उन्होंने ग्रीवेंसेस कमेटी में जो बात कह दी वो महीनों तक पूरी नहीं होती थी, वो अनेक बार नाराज हुए। तो सबसे बुरी जो हालत प्रशासनिक अधिकारियों की वजह नॉन परफॉर्मेंस और अधिकारियों पे निर्भर रहना। जो अधिकारियों ने कर लिया, पोर्टल बना दी, सीएम विंडो बना दी, जो उन्होंने कह दिया वो गीता का ज्ञान, इस वजह से ये सरकार की बहुत बुरी। ये किसानी मुद्दा तो अब आया है, किसानी मुद्दा भी है, पहलवानों का मुद्दा भी है, अग्निवीर भी है, कौशल विकास भी है, लेकिन सबसे बुरी हालत है प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी का हावी होना और आम जनता का कोई काम ना होना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके हिसाब से? जी, आप अभी भाटिया जी रुकिएगा 5 मिनट। अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो इतनी बड़ी है कि आप अब घूमते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि गांव हो या शहर, +2 के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ करके विदेश जाने के लिए आइल्ट्स और ये चीज़ें करते हैं, जो पंजाब से होता था काफ़ी। और हरियाणा में अगर आप आगे भी जाएंगे तो आपको यही दिखेगा। जो लोग पहले कुछ ऐसा हंसते थे कि ये पंजाब के लोग विदेश क्यों जा रहे हैं, अब वहाँ के बच्चे भी यहाँ पे इतने निराश हैं कि वहाँ ठीक है, अगर विदेश में जा कर के लेबर भी करेंगे तो वो डिग्निटी वाली होगी। तो ये देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की ही तो वजह है कि पढ़ाई जैसे पीएचडी को 22,000 मिल रही है और उसका खर्चा कितना आया होगा पीएचडी करने में, और कितने साल उसके व्यर्थ गए। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर थोड़ा सिरसा में कम है क्योंकि यहाँ से इतने जवान भर्ती नहीं होते जितने बाकी के हरियाणा से होते हैं। किसानी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। भिवानी रेवाड़ी एरिया में वगैरह वो वहाँ पे ट्रेडिशनली जाते हैं। हिसार में भी हैं काफ़ी। एग्जैक्टली, वहाँ पे एकेडमीज भी बनी हुई हैं हिसार में जो ट्रेनिंग देती हैं, और अब वो अग्निवीर के लिए भी ट्रेनिंग दे रही हैं, लेकिन अब उनकी इनरोलमेंट कम हो गई है क्योंकि अग्निवीर में नहीं। वो कल मैं गया था, एक कोच बता रहा था हिसार स्टेडियम में, महावीर स्टेडियम शायद नाम था, कि 1700 हमारे एक बैच में होते थे, अभी 50 हैं। हाँ जी, और कुछ ऐसा भी पेरेंट्स को भी लगता है कि 4 साल के बाद तो ये पब्लिक लाइफ में तो अनफिट हो जाएगा,
क्योंकि आर्मी का सिस्टम ऐसा होता है कि वो एक आप प्रिंसिपल लाइफ में से आते हैं तो फिर ये आकर के करेगा क्या, हाँ। वो भी डिस्करेज कर रहे हैं और बच्चे खुद भी 4 साल को लेकर के पीछे हट रहे हैं। और दूसरी बात जो है पोर्टल्स की बात, पोर्टल सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था फार्मर्स पे और फार्मर्स ने हो हल्ला किया तो जो हमारे अर्बन मित्र थे उन्हें लगता था कि एक बहुत बढ़िया एक डिजिटल सिस्टम बन रहा है तो इसको ये फार्मर इसका भी विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी आईडीज़ बनी, फैमिली आईडी बनी और शहर के लोग भी उसकी चपेट में आए और वो उसको कुछ भी नहीं कर पाए तो शहर में भी उसको लेकर के डिजिटल सिस्टम को निराशा है। ये नहीं कि वो कॉन्सेप्ट बुरा था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेकार थी और वो हाइब्रिड सिस्टम नहीं बनाया गया। जैसे बैंक्स ने 92 में लेजर भी रखे थे और कंप्यूटराइजेशन भी किया था, इन्होंने इसे प्योरली डिजिटल कर दिया कि आप ऑफिस में जाके तो कुछ करवा ही नहीं सकते। तो उससे लोग चक्कर लगाते रहे, बहुत परेशान रहे, आप गलत नंबर चढ़ गए। खुद के पोर्टल से करिए या बाहर जो CS सेंटर बने हैं वहाँ से करवाइए, जो वो भी नहीं कर पाते थे तो अब वो लोगों ने छोड़ दिया। तो वो सब मुद्दा हताश है यहाँ चुनाव। यहाँ है मुद्दा। अब एक हम ओवरऑल जरा हरियाणा की तस्वीर पर बात करें कि ओवरऑल आज की तारीख में हरियाणा के चुनाव में अब 16-17 दिन बाकी हैं, तो आपको ओवरऑल हरियाणा में क्या दिख रहा है? हरियाणा में स्पष्ट रूप से कांग्रेस बहुमत में आती दिखाई दे रही है, अच्छा, स्पष्ट रूप से। और अगर कांग्रेस ने ये भारतीय जनता पार्टी ने एक जो कुमारी शैलजा वाला मुद्दा और दलित विरोधी इसको साबित करने की कोशिश करी है, अगर कांग्रेस ने इसको डैमेज कंट्रोल कर लिया और अगले 1-2 दिन में मतलब ये सारा कुछ सेटल हो गया तो कांग्रेस ये भी हो सकता है 60 सीटें लेके आई। तो एक मिनट इधर आ और जाइए। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी भी ये कांग्रेस को ये साबित करे भी ये दलित विरोधी है और ये केवल एक ही जाट बिरादरी को लेके चल रहे हैं, किसी और को ये सम्मान नहीं करते। वो दंगे भी याद करवाएंगे, 2016 के जो रोहतक और सोनीपत में जाट आरक्षण के दौरान दंगे हुए उनको भी याद करा रहे हैं और अशोक तंवर का मुद्दा भी याद कराएंगे, कुमारी शैलजा के साथ हुई जाति भी याद करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेके अगर कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो कांग्रेस जो है हो सकता है 40-45 के आंकड़े पे फिर भी रुक जाए, जितना मर्जी बीजेपी कर ले। और अगर डैमेज कंट्रोल ये हो गया और एकजुटता से मंच पे सारे इकट्ठे आते नजर आए तो ये भी हो सकता है 60-65 सीटें भी कांग्रेस आराम से जीते और बीजेपी 15-20 के बीच में रह जाए। हाँ, तो ओवर आप इसका मतलब आप कंप्लीटली बीजेपी को रूल आउट कर रहे हैं? बिल्कुल। वो आप ना 2019 का फिर इतिहास ले लो। हाँ। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, पुलवामा कांड के बाद राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और लग रहा था भी मोदी ही इस देश को बचा सकता है। 10 की 10 सीटें हार गए और बड़े मार्जिन से हारे, 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में हारे। संजय भाटिया 6.5 लाख से हारे, अपने गुज्जर साहब कृष्ण पाल गुज्जर 6 लाख से हारे, यहाँ सुनीता दुग्गल नई आई थी फिर भी 3.25 लाख से, ऐसे सारे मार्जिन रहे। उसके बाद 79 सीटों पर इनमें से बीजेपी जीती और 75 बार का नारा आया। 79 देखते हुए लगता था 75 बार आएंगे और कांग्रेस को लग रहा था भी अब हमारी तो 10-12 सीटें बड़ी मुश्किल से आएंगी। एक हुड्डा साहब की और अजय माकन और गुलाम नबी आज़ाद की एक वायरल हुई थी, संसद में जाते हुए कह रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद कह रहे थे 10 सीटें आएंगी, हुड्डा साहब कहते नहीं 14-15 आएंगी। तो ये कांग्रेस के हक में था, ये वो मान रहे थे, फिर भी 31 सीटें आई और वो 79 से 40 पे पहुँच गए। अब 44 सीटें जीते हैं, उसका 50% होना निश्चित है। 44 की 22 आप देखेंगे, क्योंकि उस समय लोगों में ये लग रहा था भी मोदी जी ऊपर तो बनेंगे, इसलिए ये हुआ। और अब लोगों को जो लग रहा है 5 से 7% वोट, इवन की 10% वोट वो होता है जो परसेप्शन के साथ जाता है, जिसको कोई लेना देना नहीं, जो सरकार आ रही है उसके साथ जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आएगी और भारतीय जनता पार्टी को मैं बिल्कुल ये समझता हूँ वो हंग असेंबली लाने में सफल नहीं रहेंगे, जो मर्जी पैंतरे अपना। अब यही आखिरी सवाल, आपके हिसाब से, जैसे इन्होंने तो बता दिया कि इनके हिसाब से, सुरेंद्र भाटिया जी के हिसाब से कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी में आएगी, बीजेपी किसी सूरत में, सरकार तो छोड़िए, हंग असेंबली की स्थिति में नहीं, जो इनका आप क्या आपका विश्लेषण? जी, मैं उनसे सहमत हूँ। और लोकसभा इलेक्शन के बाद जो हमारे शहरों में वोटर थे वो एकदम उनमें स्विंग आया है टुवर्ड्स कांग्रेस।
पहले वो बीजेपी से ही जुड़े थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो लोकसभा में बड़ी विक्ट्री लेकर आएगा वही हरियाणा की असेंबली में विक्ट्री लेकर आएगा। लेकिन वहाँ कमज़ोरी आने के बाद उन्हें लगता कि ये ऐसा भी अभेदनीय किला नहीं है बीजेपी का लोकसभा में, और हरियाणा में भी चेंज लाया जा सकता है। और आप हरियाणा घूमेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि जैसे 2019 में एक नारा चलाया करते थे कि एवरीवन इज़ अगेंस्ट मोदी, तो इस बार जो एवरी पॉलिटिकल आउटफिट ऑफ हरियाणा इज़ अगेंस्ट कांग्रेस, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है। और दूसरी बात जो है ना, जो पहले होती थी कि परिवार की वोट इकट्ठी है, एक गांव की इकट्ठी है, कबीले की इकट्ठी है, वो अब मुझे लगता है कि लिबरेट हो गए हैं। और अच्छा भी है डेमोक्रेसी के लिए कि परिवार में भी लोग अपनी मर्ज़ी से वोट डालने लगे हैं। यूथ है वो भी पढ़ता है, और सारे आपके जो चाहे मेन स्ट्रीम चैनल हैं, अखबारें हैं, सोशल मीडिया है, उससे उसको पल पल की जानकारी मिलती है। एंड काफ़ी अवेयर वोटर है, और वो बंधा नहीं रह गया जैसे पार्टी सोचती है कि ये मेरा वोट बैंक है। अब वो वोट बैंक टूट चुके हैं और अब लोग मुद्दों पर आ गए हैं। जैसे अभी आपको कई मुद्दे गिनाए, अग्निवीर है, किसान मुद्दा है, पहलवान है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मिस गवर्नेंस इन हरियाणा जिसे सुशासन बोला जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री लगातार डिनाइल करते रहे कि ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। जो भी कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ करता था उसे अपोजिशन का ठप्पा लगा देते थे, चाहे वो उन्हें भले के लिए ही बता रहा हो कि देखिए यहाँ गलतियाँ हैं। उनकी पार्टी ने जब कुछ किया, जैसे उन्होंने आदित्य चौटाला जी का बताया, तब भी वो नहीं जागे। फिर अंत में उन्हें बदलना पड़ा, और बदलने के बाद भी समय इतना कम रह गया कि वो कुछ सुधार नहीं कर पाए, केवल घोषणाएं कर पाए। और इसे पूरा हरियाणा समझता है, और इस वजह से क्लियर विक्ट्री आने वाली है कांग्रेस की, ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल जाते जाते मुझे ध्यान है, एक इंडियन एक्सप्रेस और कुछ अखबारों में छपा था कि गोकुल सेतिया की दोस्ती किसी ज़माने में लॉरेंस बिश्नोई वगैरह से हुआ करती थी, तो वो बहुत सोशल मीडिया में वायरल हुआ। देखो, उसकी स्टडी के टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी में कहीं कोई हो तो, लेकिन सिरसा में हमने नहीं देखा। सिरसा में नहीं देखा। वो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आई हैं, इंडियन एक्सप्रेस में जो चीज़ आई हैं, मीडिया में अवश्य आई हैं। और जब ये भी याद तब आया इनके विरोधियों को, जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो कुछ फ़ोटो उन्होंने वायरल किए, और वो उसने शायद डिनाई भी नहीं किया कि अभी स्टूडेंट के टाइम में कौन क्या होता है और क्या बनता है वो नहीं कह सकते। तो ये हो सकता है, बाकी ऐसी यहाँ लोकल गतिविधियाँ हमने नहीं देखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का, सुरेंद्र भाटिया साहब और जीएस मान साहब। सुबह सुबह हमारे बुलाने पर आप आ गए, और हमारी दिलचस्पी इस किले के बारे में जानने की भी थी, और इसके अलावा जो सिरसा और आसपास की जो सीटें हैं उन सीटों पर क्या तस्वीर बन रही है। तो जो इन्होंने कहा आपने सुना, इन दोनों के मुताबिक क्लियर कट कांग्रेस सरकार में आती दिख रही। सही करो आप ही के हवाले से। अब उसके बाद 5 अक्टूबर को वोट हैं, 8 अक्टूबर को गिनती, तो असली तस्वीर तो उस दिन आएगी। फिलहाल इंतजार कीजिए। और सिरसा के बाद मैं किसी और इलाके में लगातार हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनावी कवरेज और ऐसे खास मेहमानों से बातचीत मेरे YouTube चैनल पर आप देखते रह सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।